हेलो एवरीवन, मल्टीपल चॉइस के थर्ड पार्ट में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। इम्पोर्टेंस तो हम दोनों पार्ट में आपको बता चुके हैं मल्टीपल चॉइस की, चाहे बोर्ड एग्जाम हो या आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में तो 15 नंबर का ही आता है, लेकिन जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनमें आप देखोगे सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के आंसर्स कैसे निकालें। बहुत आसान होता है, अगर 2-3 बार आप कायदे से पढ़ो और बेसिक्स आपके क्लियर हैं तो आप बहुत आसानी से अपने सारे आंसर निकाल लोगे। उन्हीं बेसिक्स पर, चैप्टर के बेसिक्स पर बेस जो है, ये कुछ और एमसीक्यू हम लेके आए हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एमसीक्यू अगर आप ध्यान से देखिए तो कह रहे हैं कि एन इलेक्ट्रोलाइट विच कंप्लीटली डिसोशिएट इनटू आयंस। अब सिंपल सी बात है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली डिसोशिएट इनटू आयंस, और जितने भी आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं दे आर वीक। ठीक, तो अब आप यहां पर ऑप्शन देखो ध्यान से। जरूरी नहीं कि ये एक फंडा हर एक में लग जाए, लेकिन बेसिक्स आपकी क्लियर है तो आप बड़े आराम से कर लोगे। अब देखोगे एक आपका अल्कोहल दिया हुआ है, दैट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड है। कार्बोनिक एसिड ऑर्गेनिक कंपाउंड है। सुक्रोज ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो इसका मतलब 3 ऑप्शन आपके निकल गए। चौथा ऑप्शन क्या बचा आपका? चौथा ऑप्शन आपका बचा सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये हो गया आपका करेक्ट आंसर, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब यहां पर अगर आपको ऐसे नहीं याद रखना है तो आप ऐसे याद रखोगे, जितने भी आपके सोडियम, पोटेशियम, अमोनियम सॉल्ट्स होते हैं सारे सॉल्युबल होते हैं वाटर में और फ्री आयंस में बहुत जल्दी डिसोशिएट हो जाते हैं। तो ये आपका हो गया ऑप्शन डी, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब हम फिर एक बार आपसे बोलेंगे कि आप मल्टीपल चॉइस में, हमने तीनों पार्ट में ये चीज एम्फेसाइज करी है, मल्टीपल चॉइस में आप बोथ ऑप्शन एंड डिस्क्रिप्शन साथ में लिखोगे। और ध्यान रखना है, ये तो हमने कम जगह की वजह से थोड़ा छोटा लिखा है और थोड़ा सा कॉम्पैक्ट करके लिखा है। वहां पे आपको ऐसे करके नीचे करके दिए हुए होंगे चारों ऑप्शन, तो आपको वहां पर ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं कि आप डी लिख रहे हो और जल्दबाजी में सी वाला लिख गए। ऑप्शन डी लिखा नो डाउट, लेकिन सी का आप डिस्क्रिप्शन उतार गए। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, बस छोटी सी। नेक्स्ट हम आते हैं, द इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज्ड इन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन, सिंपल सा एसिडिफाइड ऑफ वाटर आपने देखा होगा कि हम सारे के सारे उसमें इनर्ट इलेक्ट्रोड्स यूज करते हैं। तो वहां पर क्या होगा कि इनर्ट इलेक्ट्रोड आपका हो गया प्लैटिनम, क्योंकि बाकी सारे आप देखो आपके एक्टिव इलेक्ट्रोड्स हैं। सिल्वर की भी आपने इलेक्ट्रोप्लेटिंग कराई है, निकल की भी कराई है, कॉपर का तो आपने एक्वा सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलिसिस ही पूरा कराया है। तो आप इस तरह से भी इसका आंसर निकाल सकते हो। नेक्स्ट आते हैं, द मेटल प्लेट थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट एंटर्स इन एन इलेक्ट्रोलाइट। अब देखो यहां पर एक थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा इलेक्ट्रिसिटी में कि करंट एंटर्स फ्रॉम एनोड एंड लीव्स टू कैथोड। तो यहां पर सिंपल सा आपका आंसर मिल गया कि वो मेटालिक प्लेट, यानी कि वो इलेक्ट्रोड जिससे इलेक्ट्रिक करंट एंटर होती है, वो आपका होगा एनोड, क्योंकि करंट हमेशा एनोड से कैथोड की तरफ बहती है। तो एनोड से एंटर करेगी तभी तो कैथोड में जाएगी। तो ये सिंपल सा ऑप्शन हो गया। फिर अब मेटल ऑक्साइड विच कैन रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड अल्कली। ये तो सिंपल से आपको कॉन्सेप्ट मालूम है कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड सिर्फ 3 होते हैं, एल्यूमिनियम, लेड और जिंक के। तो यहां पर क्या हुआ, आपको ढूंढना है एल्यूमिनियम, लेड और जिंक कहीं आ रहा है। आपने कहा अरे सर ये देखिए सी में आ रहा है, तो हमने कहा बस आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। यानी कि यहां हो गया आपका सिल्वर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड, हट जाएगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम, लेड और जिंक एक बार फिर से बता दें एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं। एक बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है मल्टीपल चॉइस में कि विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो वहां पे चारों आपके दिए होंगे, आप देख लेना एल्यूमिनियम, लेड या जिंक, तीनों में से कोई एक अगर हो तो उस पर टिक लगाना। नेक्स्ट आते हैं, द मेटालिक ऑक्साइड विच कैन नॉट। अब देखो हमने फिर अंडरलाइन किया इसको, जहां पे कैन नॉट वाले हैं वो आपको ध्यान रखने हैं, लेकिन आप पेपर पेन रीडिंग टाइम में बिल्कुल मतलब पेन यूज मत करना कि पेन उस पर चला दिया, कैन नॉट कुछ भी लिखना नहीं होता है। तो मेटालिक ऑक्साइड विच कैन नॉट बी रिड्यूस्ड बाय रिड्यूसिंग एजेंट। अब आप देखो यहां पर जब हम लोगों ने इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ी थी तो हमने कहा था कि आपको एक्टिविटी सीरीज याद रखनी है। एक्टिविटी सीरीज क्या होती थी कि हम लोग के से लेके एल तक, क्योंकि इनके ऑक्साइड हाईली मतलब स्ट्रॉन्ग एफिनिटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन होती है, तो हाईली स्टेबल ऑक्साइड फॉर्म होते हैं। तो के से लेके हम लोग एल तक इलेक्ट्रोलिसिस यूज करते थे।
फिर Zn से लेकर Cu तक हम रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते थे और Hg और Ag में हम यूज करते थे थर्मल डीकॉम्पोजिशन। बताता ना, बेसिक्स क्लियर है तो आप बड़े आराम से कर लोगे। अब कह रहे थे मेटालिक ऑक्साइड विच कैन नॉट बी रिड्यूस्ड बाय रिड्यूसिंग एजेंट। तो अब आप देखो कि आपका ये कौन सी कैटेगरी में आ रहा है। Zn से लेके Cu तक, यानी कि Zn, Cu और Fe, पूरी सीरीज हमने वैसे नहीं लिखी, आप जब पूरी लिखोगे तो देखोगे। तो यहां पर हमने देखा K से लेके Al तक, तो K Na कक्का ने कार Ca मांगी Mg। अब देखो Mg K से Al वाले में आ रहा है, यानी कि हम उसकी इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू रिडक्शन करते हैं। तो यहां पर वो कह रहे हैं कैन नॉट बी रिड्यूस्ड बाय रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहां पे ऑप्शन ए होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। ध्यान क्या रखना है कि ऑप्शन भी लिखना है और उसका डिस्क्रिप्शन भी लिखना है। फिर नेक्स्ट हम आते हैं विच इज नॉट एन एलॉय ऑफ कॉपर। अब कॉपर के एलॉय में, अब देखो एक चीज आप ध्यान रखना, बच्चा सोचता है अरे सर ड्यूराल्यूमिन होगा, क्योंकि ड्यूराल्यूमिन, भाई देखिए ब्रास और ब्रॉन्ज तो आपके होते ही हैं। बच्चा कहता है सर ड्यूराल्यूमिन होगा, यहां तो दो दो ऑप्शन है, भाई ड्यूराल्यूमिन कैसे होगा, उसमें भी तो कार्बन प्रेजेंट होता है। तो कार्बन एलॉय है, अगर कोई कंपोनेंट उसमें प्रेजेंट है तो वो उसका एलॉय माना जाएगा। हाँ, ये बात अलग है कि ड्यूराल्यूमिन में मेन एल्यूमिनियम होता है, तो हम उसको एल्यूमिनियम का चीफ एलॉय बोलते हैं। तो अब यहां पर ऑप्शन क्या बचा आपका, सोल्डर। तो ब्रास में भी कॉपर होता है, ब्रॉन्ज में भी कॉपर होता है और ड्यूराल्यूमिन में भी कॉपर होता है एल्यूमिनियम के साथ। तो यहां पर सोल्डर हमारा ऑप्शन निकल गया। नेक्स्ट, हीटिंग ऑफ एन ओर इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। अब लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर यानी कि कैल्सिनेशन और रोस्टिंग, ये भी जब हमने पढ़ाया था इलेक्ट्रोलिसिस तो उसमें हमने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कैल्सिनेशन इज फॉर कार्बोनेट ओर्स, उसकी हीटिंग करते हैं ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए, एंड रोस्टिंग इज फॉर सल्फाइड ओर्स, हम लोग सल्फाइड को ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। कैल्सिनेशन हम इन एब्सेंस ऑफ एयर करते थे, रोस्टिंग हम इन प्रेजेंस ऑफ एयर करते थे, एक बार हमने आपका रिवाइज भी करा दिया। तो हीटिंग ऑफ एन ओर इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, जब आपको देखिए ड्रेसिंग में तो हम इंप्योरिटी रिमूव करते हैं, उससे मतलब ही नहीं ऑक्साइड फॉर्मेशन होगा नहीं। ये टर्म स्मेल्टिंग अभी आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, अभी आप 11th-12th में पढ़ोगे लेकिन अभी नहीं पढ़ा है, तो इसको तो दिमाग में लाना ही नहीं है। तो अब इन दोनों में से तो हमें कुछ लेना ही नहीं है। अब बात आती है कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। तो कैल्सिनेशन इज फॉर कार्बोनेट ओर्स, जिसमें हम लोग क्या करते थे कि इन एब्सेंस ऑफ एयर जो है ऑक्साइड में कन्वर्ट करते थे। तो ये आपका ऑप्शन हो गया। अब देखिए यहां पे इसीलिए हमने पहले से रेड से लिख दिया है ताकि ये चीज आप दिमाग में बिठा लो। कह रहा है टू मेन मेटल्स, और मेन को हमने अंडरलाइन किया, वहां आपको अंडरलाइन नहीं मिलेगा। आप रीडिंग टाइम में कुछ मत करिएगा, राइटिंग टाइम में अंडरलाइन कर लीजिएगा। द मेन मेटल प्रेजेंट इन ब्रॉन्ज आर। अब देखो आप कहोगे सर ब्रॉन्ज में तो सर कॉपर और जिंक भी तो होता है, तो आपने ये क्यों छोड़ दिया? इसलिए हमने यहां पे लिखा है कि जिंक जो है केवल 1% होता है बस। तो मेन हमारा हो गया कॉपर एंड टिन, कॉपर एंड टिन, तो ये केवल 1% होता है। नो डाउट आपका ब्रॉन्ज में जिंक भी होता है लेकिन वो 1% होता है। इन्होंने कहा मेन मेटल, तो मेन में हम वो मेटल लेंगे जिनका परसेंटेज हायर होगा। तो यहां पर हम जिंक वाला, अब देखो यहां पे कंफ्यूजन वाली चीज थी तो पहले ही ऑप्शन दे दिया इन्होंने, तो गड़बड़ मत करना, जल्दबाजी में आंसर मत देना, ये चीज दिमाग में बिठा लेना। फिर द रीजन फॉर यूजिंग एल्यूमिनियम इन ड्यूराल्यूमिन। एल्यूमिनियम भाई मालूम है, ड्यूराल्यूमिन हम लोग एयरक्राफ्ट बनाते हैं, एयरक्राफ्ट अगर भारी भरकम होंगे तो हवा में उड़ेंगे नहीं। तो ड्यूराल्यूमिन का मेन कंपोनेंट क्या है? एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम क्या करता है कि लाइटनेस, वैसे भी आप देखो एल्यूमिनियम के बर्तन वगैरह जो घर में होते हैं, केक टिन वगैरह होते हैं, वो कितने हल्के होते हैं, क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम लाइट होता है। तो यहां पर क्या हुआ कि द रीजन फॉर यूजिंग एल्यूमिनियम इन ड्यूराल्यूमिन सॉरी, पहला ऑप्शन दिया इट इज ब्रिटल, इट गिव्स स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ नहीं है, इट इंपार्ट्स लाइटनेस। तो ये आपका ऑप्शन सी हो गया कि इट इंपार्ट्स लाइटनेस। फिर कह रहा है फॉर्मूला फॉर क्रायोलाइट। अब इसमें भी देखो कितना कंफ्यूजन है। क्रायोलाइट हम लोग देखते हैं, काफी बच्चे लिखते हैं कि अच्छा क्रायोलाइट है तो Cr2 कहीं ना कहीं होगा, K2Cr2O7 या Cr2O3। भैया ये क्रोमियम है, ये आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट है, तो और ये NaAlO2 सोडियम एल्यूमिनेट है। तो यहां पे चौथा ऑप्शन क्या बचा आपका C, दैट इज Na3AlF6। फिर कह रहे हैं द मेटल जिंक एंड टिन आर प्रेजेंट इन एलॉय। अब देखो सेम वही क्वेश्चन आ गया, जिंक एंड टिन। तो ये आपके कब कुछ क्वेश्चन आप देख रहे होगे रिपीटेड है, बस खाली लैंग्वेज चेंज है। तो टिन और जिंक ये आपके ब्रॉन्ज में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं,
HCl being highly soluble in water is dried by, हमको मालूम ही है HCl और अमोनिया दे बोथ आर हाईली सॉल्युबल इन वाटर, हम तो शुरू से आपको सिखाए हैं ये चीज, हाईली सॉल्युबल इन वाटर। अब इसको ड्राई कैसे करेंगे? तो HCl गैस एसिडिक in नेचर होती है, तो मानी ही बात है उसमें हम कोई बेसिक ड्राइंग एजेंट नहीं यूज करेंगे। तो आपको यहाँ पे ढूंढना है एसिड कौन सा है, सिंपल सा। तो आपने कहा अरे सर कॉन्क H2SO4, हमने कहा बस गोला मार दो, सॉरी गोला नहीं मारो, मतलब आप ऑप्शन लिख दो D डैश कॉन्क H2SO4। फिर क्विक लाइम इज नॉट यूज्ड इन ड्राई HCl गैस। अब देखो क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड, मेटालिक ऑक्साइड बेस होते हैं, तो क्विक लाइम इज नॉट यूज्ड टू ड्राई HCl। HCl गैस हमारी एसिडिक होती है, क्विक लाइम हमारा बेसिक, क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम मेटल है, ऑक्सीजन नॉन मेटल है, मेटालिक ऑक्साइड्स आर कॉल्ड बेस। तो यहां पर सिंपल सा क्या हो गया कि ये हमारा बेसिक नेचर का होता है, इसलिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन तो आप फटाक से बता लोगे, द एम ऑफ फाउंटेन एक्सपेरिमेंट, इट इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर। अब देखो बाकी के ऑप्शन कैसे हटेंगे, HCl इज डेंसर देन एयर, ये ऑप्शन क्यों हटेगा आपका? क्योंकि डेंसर देन एयर के लिए हम लोग क्या करते थे, हेवियर देन एयर के लिए हम लोग एक्सपेरिमेंट करते थे, जिसमें हम लोग ने कैंडल बर्न करके उसके ऊपर इन्वर्टेड जार रख दिया था HCl से भरा हुआ। दूसरी बात कह रहे हैं HCl टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, रेड लिटमस ब्लू बेसिक गैस करती है, ये पूरा स्टेटमेंट ही गलत हो गया, ये अमोनिया के लिए सही है। फिर HCl इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर, तो हमने आपसे पहले ही कहा था कि कहीं पर भी रिलेटेड टू सॉल्युबिलिटी ऑफ HCl और अमोनिया यू विल ऑलवेज राइट हाईली सॉल्युबल इन वाटर। आपने देखा अच्छा हाईली सॉल्युबल इन वाटर है, अब ये तो आपकी उनकी सॉल्युबिलिटी की प्रॉपर्टी हुई। अब इसको प्रूव कैसे करते हैं? प्रूव करते हैं थ्रू फाउंटेन एक्सपेरिमेंट। तो फाउंटेन एक्सपेरिमेंट का मेन हमारा जो है एम क्या हुआ कि HCl गैस इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर। हाँ एक चीज और है कि ये इसका मतलब ये इससे हमको जो रेड फाउंटेन मिलता है उससे हमको उसका एसिडिक नेचर, या अमोनिया में जो ब्लू फाउंटेन मिलता है उसका बेसिक नेचर ही पता चलता है, लेकिन वो आप सेकेंडरी उसमें रखोगे। अगर पूछा जाता है कि राइट टू प्रॉपर्टीज डेमोन्स्ट्रेटेड बाय फाउंटेन एक्सपेरिमेंट ऑफ HCl या ऑफ अमोनिया, तो अगर HCl में पूछा जाता तो आप पहली प्रॉपर्टी वही लिखोगे हाईली सॉल्युबल इन वाटर। ये भी हम आपको कई चीज बता चुके हैं। अमोनिया में भी हाईली सॉल्युबल इन वाटर, अभी लेटेस्ट जो हमने वीडियो अपलोड किया है डायग्राम बेस, उसमें भी हमने फाउंटेन एक्सपेरिमेंट में ये चीज आपको बताई थी कि आपको क्या करना है, आपको हाईली सॉल्युबल इन वाटर हर हाल में सबसे पहले लिखना है। फिर ड्राइंग एजेंट यूज फॉर HCl गैस। अब देखो फिर सेम क्वेश्चन इन्होंने थोड़ा लंबा स्टेटमेंट में दे दिया और यहां पर उसको छोटा सा कर दिया, तो आपका आंसर वही होगा कि कॉन्क H2SO4। अब आप नेक्स्ट देखो ध्यान से, कैन नॉट हमने इसीलिए अंडरलाइन कर दिया है, द एसिड कैन नॉट बी यूज्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखो भाई आपने HCl पढ़ा, HNO3 पढ़ा और H2SO4 पढ़ा। HNO3 या H2SO4 में आपने दोनों में देखा कि जब हम कॉन्क लेते हैं तो वह एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज होता है, तो दो ऑप्शन मेरे यूं ही हट गए। H2SO3 भाई जब H2SO4 और H2SO3 एक ही तो होते हैं ऑलमोस्ट, तो वहां पर क्या होगा कि दोनों ही हमारे जो है ऑक्सीडाइजिंग नेचर को शो करेंगे। तो कौन सा बचा? कॉन्क HCl। वैसे भी जो है कॉन्क HCl जो है ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी नहीं देता है। फिर अमोनिया गैस कैन बी ऑब्टेन बाय एडिंग वाटर टू। अब देखो यहां पे आप ध्यान रखना, पहला ऑप्शन दिया अमोनियम क्लोराइड। बच्चे के दिमाग में होता है, अगर उसने दूसरी वाली प्रिपरेशन नहीं पढ़ी, आपने पढ़ी होगी हमें मालूम है, मेटालिक नाइट्राइड ऑफ वाटर से, तो वो वहां पे क्या सोचता है, अच्छा अमोनिया का तो अमोनियम क्लोराइड से बनाएंगे, उसने फटाक से अपना ऑप्शन ए लिख दिया। जबकि आपको ध्यान रखना है कि वो कह रहे हैं कि अमोनिया गैस कैन बी ऑब्टेन बाय एडिंग वाटर टू। तो जब हम वार्म वाटर मिलाते थे किसमें? मैग्नीशियम नाइट्राइड में। अब आप ध्यान देना, यहां पे एक मैग्नीशियम नाइट्राइड है, एक मैग्नीशियम नाइट्रेट है, तो IDE यानी कि Mg3N2 वाला, तो ये होगा आपका ऑप्शन सी। फिर कह रहे हैं नाइट्रोजन कैन बी ऑब्टेन बाय हीटिंग। अब इसमें भी आप ध्यान रखिएगा, एक दिया है आपका NH4NO3, एक दिया NH4NO2। तो मानी हुई बात है भाई इन दोनों में तो हो नहीं सकता, क्योंकि यहां पे हम HCl और अमोनिया लेंगे। Mg3N2 में हम जब वाटर मिलाते हैं तो हमको अमोनिया गैस मिलती है, तो ये दोनों ऑप्शन तो ऑटोमेटिकली हट गए। अब इन दोनों में कंफ्यूजन आ रहा है, तो आप एक चीज ध्यान रखना, हम लोग जब रीजन पढ़े थे कि विच अमोनियम सॉल्ट यू विल नॉट टेक, तो आपने कहा था अमोनियम नाइट्रेट। व्हाई? बिकॉज इट इज एक्सप्लोजिव इन नेचर एंड डिकम्पोजेज टू गिव नाइट्रस ऑक्साइड। तो यहां पर देखो नाइट्रोजन नहीं मिल रही है, तो ऑप्शन कौन सा बचा हमारे पास? अमोनियम नाइट्राइट का। तो अमोनियम नाइट्राइट को हीट करने पर नाइट्रोजन मिलती है, जबकि अमोनियम नाइट्रेट को हीट करने पर नाइट्रिक ऑक्साइड मिलती है, सॉरी नाइट्रस ऑक्साइड मिलती है, दैट इज N2O।
फिर अमोनिया गैस इज कलेक्टेड बाय, अब देखो अमोनिया गैस इज कलेक्टेड बाय, चार ऑप्शन दिए, दो ऑप्शन कैसे उड़ेंगे? आपको मालूम है अमोनिया गैस हाईली सॉल्युबल इन वाटर होती है, तो वाटर के थ्रू तो कलेक्ट करेंगे नहीं, मतलब ये दो ऑप्शन तो आपके ऑलरेडी उड़ गए। अब बात आती है अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट या डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट, तो यहां पे होता है डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट, व्हाई? बिकॉज अमोनिया गैस इज लाइटर देन एयर, तो इसका ऑप्शन हो गया हमारा अमोनिया गैस इज लाइटर देन एयर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द गैस इवॉल्व व्हेन अमोनियम क्लोराइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज हीटेड। अब देखो उन्होंने डायरेक्टली आपसे अमोनिया की लैब प्रिपरेशन नहीं पूछी, उसको मल्टीपल चॉइस में कन्वर्ट कर दिया। कैसे कन्वर्ट कर दिया कि द गैस इवॉल्व व्हेन अमोनियम क्लोराइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज हीटेड। अब अमोनियम क्लोराइड अमोनियम सॉल्ट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एल्कली, अमोनियम सॉल्ट विद एल्कली गिव्स अमोनिया गैस, तो आपका पहला ऑप्शन हो गया ए। फिर कह रहे हैं कि द गैस इवॉल्व व्हेन अमोनिया रिएक्ट्स विद कॉपर ऑक्साइड। अब ये कॉपर के रिड्यूसिंग नेचर को शो करता था, Cu प्लस H2O प्लस N2 बनता था, तो गैस इवॉल्व ऑटोमेटिकली आपका कौन सा हो गया? आप कहोगे सर नाइट्रोजन, हम कहेंगे वेरी गुड। अब यहां पर एक चीज और ध्यान रखनी है आपको ध्यान क्या रखना है कि कॉपर ऑक्साइड की जब अमोनिया के संग हीटिंग कराएंगे तो ऑब्जर्वेशन में लिखेंगे पिंक मेटल कॉपर, ब्राउन नहीं लिखना है, पिंक मेटल कॉपर। ये भी हमने कई बार बता दिया लेकिन अभी आ गया तो रिवाइज करा दे। अच्छा हाँ, रिवीजन से ध्यान आया, एक बार हम फिर से बोलेंगे कि आप ऑप्शन और डिस्क्रिप्शन दोनों साथ में लिखोगे सही करेक्ट मैच करा के। फिर कह रहे हैं द ब्राउन रिंग टेस्ट इज यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ। अब देखो यहां पे होता क्या है, बड़ा कंफ्यूजन। एक मेरे पास मैसेज आज सुबह भी आया कि जो हमने डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन बनाया था उस पर बेस्ड एक बच्चे ने कमेंट किया कि सर ब्राउन रिंग टेस्ट इज नॉट इन सिलेबस बट यू हैव गिवन द डायग्राम। भैया देखो प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में नाइट्रेट आयन सिलेबस में है, नाइट्रेट आयन की टेस्टिंग के लिए आप ये समझ लो कि कंफर्मेटरी टेस्ट होता है, कुछ भी आप मत करो। अगर आपका ब्राउन रिंग बनना है तो आपका वो नाइट्रेट आयन की प्रेजेंस को शो करेगा। तो नाइट्रेट आयन इज यूज्ड टू डिटेक्ट ब्राउन रिंग टेस्ट इज यूज्ड टू डिटेक्ट द नाइट्रेट आयन। अब देखो एक बार ये हुआ था कि भाई ब्राउन रिंग टेस्ट नहीं है, ब्राउन रिंग टेस्ट नहीं है, हमने जब पहले पढ़ाया था तब भी ये चीज बताई थी। उस बार पूरा डायग्राम बन के, इसीलिए हमने डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन में उसको शामिल कर दिया। भाई नहीं हो वो छोड़ देना, लेकिन 5 मिनट 10 मिनट लगेंगे ध्यान से पढ़ने में कौन सी चीज क्या है, तो कुछ बिगड़ तो जाएगा नहीं। जब नाइट्रेट आयन का उन्होंने आपको वो दिया है ब्राउन रिंग टेस्ट, तो मतलब नाइट्रेट आयन होता है, नाइट्रेट आयन के लिए ब्राउन रिंग टेस्ट होता है, तो उसको उन्होंने क्या किया, एक डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट कर दिया, सिंपल सी बात। अब देखो फिर कह रहे हैं अ कंपाउंड व्हिच रिलीजेस रेडिश ब्राउन गैस व्हेन रिएक्ट विद कॉन्क H2SO4 एंड कॉपर टर्निंग। अब देखो अब आप कहोगे अरे हाँ सर ये तो नाइट्रेट आयन की टेस्टिंग होती है, कॉपर टर्निंग के संग गर्म करते हैं, तो दूसरा ब्राउनिंग टेस्ट भी तो होता है, दोनों ही होते हैं। तो यहां पे आपको वो कंपाउंड डिटेक्ट करना है जिसके संग नाइट्रेट लगा हो। क्यों? क्योंकि ये देखो ना, रेडिश ब्राउन गैस व्हेन रिएक्ट विद कॉन्क H2SO4, कॉन्क H2SO4 और कॉपर टर्निंग की रिएक्शन जब हम किसी भी सॉल्युबल नाइट्रेट के संग कराते हैं, नाइट्रेट तो वैसे ऑलरेडी सारे सॉल्युबल होते हैं, किसी भी नाइट्रेट के संग कराते हैं तो हमारा क्या होता है, हमको जो है रेडिश ब्राउन गैस इवॉल्व होती है। तो यहां पर हम देखेंगे भाई देखो यहां सल्फेट है, यहां कार्बोनेट है, यहां कार्बोनेट है, तो ये हम ले ही नहीं सकते। हमने देखा कि नाइट्रेट केवल एक इसी में लगा हुआ है, तो ये हमारा हो गया बी ऑप्शन, दैट इज कॉपर नाइट्रेट। अब दोनों क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखिएगा। द गैस इवॉल्व व्हेन डाइल्यूट HNO3 रिएक्ट्स विद कॉपर। आप कहोगे अरे सर इसमें ध्यान से क्या देखना, आपने कहा था कि जब कहीं भी देखना कॉन्क HNO3 हो, NO2 गैस इवॉल्व होगी, डाइल्यूट HNO3 हो और NO इवॉल्व होगी। हमने कहा था, बहुत बढ़िया तुमने याद रखा। तो यहां पर क्या हुआ कि हमारा आंसर हुआ डाइल्यूट HNO3 है तो गैस इवॉल्व NO होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखिएगा। द गैस इवॉल्व व्हेन डाइल्यूट HNO3 रिएक्ट्स विद मैग्नीशियम। आपने कहा अरे सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, अभी तो बताया NO इवॉल्व होगी। हमने कहा अच्छा, बाकी सारी बातें ध्यान से सुन ली। और ये नहीं सुना कि जब हम मैग्नीशियम या मैंगनीज लेते हैं तो उसके संग कोल्ड वेरी डाइल्यूट 1%, हालांकि यहां नहीं दिया होगा कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको इस मैग्नीशियम पे ध्यान देना है। तो जब भी डाइल्यूट एसिड होगा तो आप क्या करोगे, आप ध्यान दोगे कि उसके संग मेटल कौन सा दिया है। अगर मैग्नीशियम या मैंगनीज दिया है, आपकी गैस इवॉल्व हाइड्रोजन होगी। बाकी भले ही वो कंडीशन दे या ना दे, बाकी कोई भी मेटल दिया हो, जिंक दिया हो, कॉपर दिया हो, इवन नॉन मेटल दिया हो, कार्बन दिया हो, सल्फर दिया हो, जो कि आपके सिलेबस में है, तो आपकी गैस इवॉल्व कॉन्क के संग NO2 होगी, डाइल्यूट के संग NO होगी। लेकिन हम दोबारा फिर से बोल रहे हैं कि अगर डाइल्यूट HNO3 के संग मैग्नीशियम या मैंगनीज दिया है
तो आपको बिल्कुल निश्चिंत होकर कॉन्फिडेंस के साथ हाइड्रोजन पे ही टिक लगाना है, क्योंकि मैग्नीशियम और मैंगनीज, एक रीजनिंग याद करो हमने बताई थी, हमने कहा था कि HNO3 इज अ टिपिकल एसिड बट नॉट सो इन इट्स रिएक्शन विद मेटल। नाइट्रिक एसिड में भी है, गिव रीजन वाले में भी है, पूरा डिटेल में हमने समझाया है। वहां पे हम लोगों ने क्या कहा था, वहां पे आंसर में हम लोगों ने बोला था कि बिकॉज नाइट्रिक एसिड डज नॉट लिबरेट हाइड्रोजन गैस विद मेटल्स बट, और हमको ये भी याद है हमने जब बट लिखा था तो खूब बड़ा सा लिखा था, बट मैग्नीशियम एंड मैंगनीज गिव्स हाइड्रोजन गैस along with cold very dilute 1% नाइट्रिक एसिड। और हमने कहा था ये कंडीशन आप ध्यान भी रखना, क्योंकि जब करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट आता है तो उसमें क्वेश्चन आता है कि डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड लिबरेट हाइड्रोजन गैस विद मैग्नीशियम। बच्चा कहता हाँ यार मैग्नीशियम में हाइड्रोजन देता था, कुछ स्टेटमेंट में कोई करेक्शन नहीं है करेक्शन। तब आपसे वो पूछ रहे हैं, काउंसिल देगा तो वो केवल डाइल्यूट दे देगा और मैग्नीशियम दे देगा, आपको आंसर देना है। लेकिन जब वो आपसे पूछेगा आपको आंसर देना है, तो आप ध्यान रखना मैग्नीशियम और मैंगनीज के साथ कोल्ड वेरी डाइल्यूट 1% नाइट्रिक एसिड जरूर लगाएंगी, तब वो हमारा हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा। तो ये हमने देखा कि MCQ के पार्ट 3 के कुछ और 25 क्वेश्चंस, अराउंड 20 क्वेश्चंस और बचे हैं बस, जो हम बहुत जल्द, क्योंकि हम यही कोशिश कर रहे हैं कि भाई 80 आउट ऑफ 80 का टारगेट पूरा हो जाए। तो जब जब भी हमको जैसे जैसे भी क्वेश्चन मिल जा रहे हैं, हम तुरंत का तुरंत आपके सामने ला रहे हैं। तो आप इन MCQs को एंजॉय करिए, जो हमने हर MCQ से रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट बताए उनको दिमाग में रखिए। हो सकता है आपने देखा होगा बहुत सारे MCQs ऐसे हैं जिनमें क्या हो रहा है, जिनमें सेम क्वेश्चन है लेकिन थोड़ी सी स्टेटमेंट को चेंज करके उन्होंने दोबारा पूछ लिया है। तो अगर आपको वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स याद है जो हमने बीच बीच में बताए, नहीं अगर आपने वो करें तो कहीं नोट कर लिए होंगे आराम से, तो आप देखो इसको एंजॉय करो और पार्ट 4 का वेट करो। बहुत जल्द विद इन 2 और 3 आवर्स मैं आपके पास पूरे जितना भी MCQ के सारे चैप्टर के MCQ हैं वो हम आपके सामने, बाकी फिर आपकी हार्डवर्क और मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। टिल देन बाय बाय।